हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो जेएसएससी जेई का जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसके वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में है। उसी क्रम में आज का जो आपका वीडियो लेक्चर होने वाला है दैट इज एमसीक्यू। हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स। द ऑप्शन इज नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ऑप्शन बी इज पैसिव एलिमेंट्स, ऑप्शन सी इज लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट एंड ऑप्शन डी इज रेसिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पूछे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है। एसएससी जेई 2014 में आया है। इसके अलावा आपको यूपी एसएससी जेई 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। एचपी एसएससी जेई एसएसबी जेई में आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, वेरियस एग्जाम्स में पूछ चुका है। इसे पूछ रहा है बेसिकली क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड। कब है सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट, किस सर्किट एलिमेंट के लिए वैलिड है? सबसे पहला है नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा वैलिड? क्योंकि देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम को अगर हमको वैलिड करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए लीनियर एलिमेंट्स मतलब आर एल और सी, ये लीनियर एलिमेंट्स है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जो दो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी। हम वीडियो लेक्चर में समझाए हुए हैं। तो यहां तो पहले तो नॉन लीनियर एलिमेंट को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करेगा, तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स तो होगा ही नहीं। दूसरा है पैसिव एलिमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर एल और सी रहेगा। पैसिव एलिमेंट, हमारे पास कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए भी नहीं काम करेगा, क्योंकि एटलीस्ट दो एक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए। एक्टिव एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे सके, उनको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, ये सही है। ऑप्शन सी जो है लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, ये सही है, ठीक है। लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट ये सही है, क्योंकि इसमें कौन से आते हैं, लीनियर एलिमेंट और बाइलेटरल एलिमेंट दोनों के एग्जांपल कौन है, आर एल और सी, ठीक है। बाइलेटरल का मतलब वो हुआ जिसमें कि हम लोग करंट को मतलब किसी रेसिस्टर को अगर कंसीडर करें तो इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में अलाउ करेगा, तो इसको कनेक्ट करते वक्त पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देखने की जरूरत नहीं रहती। वैसे एलिमेंट को हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट करते हैं। तो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये तीनों हमारे बाइलेटरल एलिमेंट हैं। उसके अलावा ये लीनियर भी है, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं उनको लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। ऑप्शन डी है रेसिस्टिव एलिमेंट्स, तो सिर्फ रेसिस्टिव एलिमेंट के लिए भी वैलिड नहीं है, अकेले सिर्फ रेसिस्टिव एलिमेंट के लिए भी नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 को देखें तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स, the current in any part of the network can be found by adding algebraically the effect, ठीक है, of each source separately, full stop. The above statement is associated with, आपको एक स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्टेटमेंट जो लिखा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम दोबारा से पढ़ दे रहे हैं। अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है हैविंग मोर देन वन सोर्स, एक से अधिक सोर्स है, मतलब कोई लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट है, ठीक है। मान लेते हैं ये आर एल और सी से ही मिलके बना है, ठीक है, ऐसा। और इसके पास मोर देन वन सोर्स है, ठीक है। एक बार हम लोग इधर कुछ करंट सोर्स ले लेते हैं, कुछ इधर और ले लेते हैं, चलिए एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ऐसे कुछ ले लेते हैं। तो लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट है, ठीक है। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे अगर यहाँ बैटरी ले रहे हैं तो इस तरह से, अब ये रेसिस्टेंस ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स है और उनमें मोर देन वन सोर्स है। द करंट इन एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क, किसी भी पार्ट को अगर आप देखिएगा इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा,
इन दोनों की वजह से इंडिविजुअली जो करंट उसका अल्जेब्रिकली सम होगा, ठीक है। तो ऐसा जो स्टेटमेंट है ये किस में वैलिड है? तो थेवेनिन्स थ्योरम में ऐसा नहीं होता है, मिलमैन्स थ्योरम ये भी नहीं होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है, जिसमें कि हम लोग इंडिविजुअली दोनों सोर्सेस से निकालते हैं करंट, ठीक है, फिर उसको देखते हैं अल्जेब्रिकली, उनको आपस में जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है, नॉर्टन्स थ्योरम में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन द सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड, the efficiency will be 50%, 100%, 99%, 25%। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये भी आपको किस एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखिएगा तो ये वेरियस एग्जाम में पूछा है, एसएससी जेई 2018 में आया हुआ है, एसएससी जेई 2017 में भी पूछा है, एमआरपीएल टेक असिस्टेंट में भी पूछ चुका है 2021 में, एचपीएसएससी जेई 2021 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। एसएससी जेई 2015 में भी आया है, एसएससी जेई 2014 में भी आया है, ठीक है। ईएससी एग्जाम 2014 में भी आया है। तो वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। इससे एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जो इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें काफी हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द सोर्स इज डिलीवरिंग द मैक्सिमम पावर टू द लोड, सोर्स जो है वो लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, द एफिशिएंसी विल बी, एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है। देखिए पहला तो मैक्सिमम पावर अगर दे रहा है तो हम लोग आपको जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि मैक्सिमम पावर कब देगा, ठीक है, जब ये जो लोड रेसिस्टेंस है ये इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के क्या हो जाए, बराबर होगा, ठीक है। तब तभी मैक्सिमम पावर देगा। और आपसे एफिशिएंसी पूछा है, एफिशिएंसी को ई टच दिखाते हैं, तो इसका मतलब आउटपुट पावर, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो आप आउटपुट पावर निकाल लो। आउटपुट पावर मतलब हमारा, हमको जब ये मैक्सिमम पावर दे रहा होगा, ये सोर्स इस लोड को मैक्सिमम पावर दे रहा होगा, तो यही आउटपुट पावर होगा, यही आउटपुट पावर होगा। और आउटपुट पावर मैक्सिमम पावर होगा, फॉर्मूला मालूम है, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH होता है। अब है आपका इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर, ठीक। इनपुट पावर जो है, तो देखिए जब इनपुट पावर देखेंगे तो इस जगह पर पावर कितना आ रहा है, यही हम लोग देखेंगे, इस जगह पर पावर कितना आ रहा है, इनपुट पावर, ठीक। ये कितना पावर यहां से इनपुट कर रहा है। तो देखिए इनपुट पावर जो होगा, जो पावर होगा, मतलब इनपुट पावर जो होगा, उसको हम लोग I²R लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और I को आप क्या लिख सकते हैं, V/R, ठीक है। तो I को आप लिखिएगा V²/R, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां स्क्वायर हो जाएगा, ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V/R। तो ये वाला I का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो स्क्वायर दोनों में लग जाएगा, और ये वाला R है ही मेरे पास। पहला चीज तो यहां तक समझिए, ठीक है। अब इनपुट पावर कौन दे रहा है, VTH दे रहा है, ठीक है। और ये वाला R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, VTH² डिवाइड बाई ये वाला R, ये वाला R इसको मिल रहा है, ठीक है। ये वाला R जो है ये इसको मिल रहा है इस टाइम में। अब देखिए इनपुट के टाइम में क्या होगा, ये जो दोनों आपको वैल्यू है, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू होगा यहां पर मिस्टेक है, ठीक है। VTH V इज इक्वल टू इतना R हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इनपुट पावर, इसको करेंगे हम लोग सोर्स के टाइम में, ये RL है ना, इसको लेना है इनपुट पावर में, तो इनपुट पावर में जाएगा, यहां से देखेंगे, ओह यहां पर मिस्टेक है,
ठीक है, देखिए इनपुट पावर हमको निकालना है। देखिए एक तो फॉर्मूला ये होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये होता है, और इसको अगर हम लोग आई को चेंज करें तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, ये भी तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इनपुट पावर में मेरा उस टाइम में वोल्टेज क्या है, ये है, ठीक है, वीटीएच का स्क्वायर, भैया यही ना सोर्स लगा हुआ है, और ये आर जो है ये मेरा आर इक्विवेलेंट लेंगे, तो आर इक्विवेलेंट तो ये दोनों होगा, ठीक है, तो इसका मतलब आर टी एच प्लस आर एल होगा, और ये जो लोड रेसिस्टेंस है ये आर एल जो है आर टी एच के बराबर होता है, ठीक है, तो हम लोग आर एल को आर टी एच के बराबर कर दे, तो क्यों ना इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ आर टी एच लिख दे, ठीक है, तो ये मेरा इनपुट पावर हो जाएगा वीटीएच स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर टी एच। तो आपको याद रखना है एक चीज, ये तो हम निकाल के आपको दिखा दिए, ये पोर्शन जो है हम आपको निकाल के दिखा दिए, एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर कुछ अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, ये तो होता है आपको पी मैक्स, ये वो पावर है आउटपुट के टाइम में, इनपुट के टाइम में पावर इतना रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको एफिशिएंसी निकालना है, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, अब परसेंटेज एफिशिएंसी का पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच, और इनपुट पावर है आपको वीटीएच स्क्वायर डिवाइड ट्वाइस ऑफ आरटीएच, ठीक है, ये कट जाएगा, आरटीएच कट जाएगा, यहाँ 100 है, ठीक है, और ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 टोटल बचेगा, हाँ ये 4 नीचे आ गया, जिसको नहीं समझ में आएगा, 4 नीचे ये 2 ऊपर इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपको, कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपको, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये आपको कितना बचेगा, 1/2 गुने 100 यानी कि 50%, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इन जनरल कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते हैं उस टाइम में मैक्सिमम जो पावर होता है वो तो इतना होता है वीटीएच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ आरटीएच, लेकिन उस टाइम में जो इनपुट पावर होता है वो इतना होता है। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के बावजूद भी एफिशिएंसी 100% नहीं है, एफिशिएंसी याद रखिएगा 50% ही आता है, और ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज होगा, ठीक है। आगे और भी सवाल मिलेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम मिले, एफिशिएंसी ऑलवेज आपका 50% ही आएगा, कभी भी 100% नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है तो एफिशिएंसी मेरा 100% आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो पूछा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड रेसिस्टेंस इज, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑप्शन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इज मोर देन, ऑप्शन सी इज लेस देन, ऑप्शन डी इज डबल। बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब हो, मतलब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, तो हम बताए हैं मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब लोड का रेसिस्टेंस किसी सोर्स के इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब आरटीएच के बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो इज इक्वल टू होना चाहिए ना, पूछा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस। ये आरटीएस क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, थेवेनिन वोल्टेज का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो आरएल आरटीएस के बराबर हो जाएगा, तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, डीएमआरसी जेई 2018 में पूछा है, डीएफसीसीआईएल जेई 2016 में पूछा है, राजस्थान जेई 2015 में पूछा है, एसएससी जेई 2011 में पूछा है पहला शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है थेवेनिन्स थ्योरम कन्वर्ट्स अ सर्किट टू एन इक्विवेलेंट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ, ऑप्शन ए इज अ करंट सोर्स एंड अ सीरीज रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी इज अ वोल्टेज सोर्स एंड अ पैरेलल रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी इज अ वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेसिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी इज अ करंट सोर्स एंड अ पैरेलल रेसिस्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है थेवेनिन्स थ्योरम जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब
किसी नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा नेटवर्क बनाते हैं किसी भी नेटवर्क को कन्वर्ट करके, बेसिकली ऐसा ही बनाते हैं हम लोग। ये VTH हो जाता है, ये RTH हो जाता है, और यहां पर हम लोग AB टर्मिनल के क्रॉस किसी लोड रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है। तो बेसिकली ये होता है, इतना हिस्सा जो होता है यही थेवेनिन्स वोल्टेज होता है। ठीक है, या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो इसमें क्या क्या मिला, एक वोल्टेज सोर्स मिला और एक सीरीज, इसके सीरीज में क्या मिला, एक रेसिस्टेंस मिला। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी आपको वेरियस एग्जाम में पूछ चुका है। BSNL TTA 2016 में पूछा है। ठीक है, राजस्थान जेई 2015 में पूछा है, BSNL TTA 2013 में भी ये एग्जाम में आ चुका है, SSC जेई 2012 में पूछा है। तो बहुत सारे वेरियस एग्जाम में ये सवाल आपको आया हुआ है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट्स इन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम इन अ सर्किट रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए इज अ करंट सोर्स एंड एन इंपीडेंस इन पैरेलल, a voltage source and an impedance in series, an ideal voltage source, and option D is an ideal current source। तो नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है और इसके पैरेलल इसका इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है। ठीक है, जिसको RN बोलते हैं, यहां से IN रहता है या इसी का नाम है ISC। ठीक है, और यहां पर आप एक लोड कनेक्ट करके रखते हो RL। ये जो आपका इतना हिस्सा है यही है आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक करंट सोर्स दिख रहा है और इसके पैरेलल में अ करंट सोर्स एंड एन इंपीडेंस इन द पैरेलल। देखिए, अगर ये AC है, DC में आपको हम पढ़ाए हैं, तो DC के अंदर ये RN हो जाता है, AC के अंदर इसको RN नहीं बोल के हमको इंपीडेंस बोलते हैं। ठीक है, AC के अंदर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ZN हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। और ये इस जगह पर एक रेसिस्टेंस सिंबल नहीं लगाते, इस तरह का बॉक्स का सिंबल बनाते हैं जिसके अंदर RL या RC टाइप का सर्किट हो सकता है। तो आपको क्या दिखेगा, एक करंट सोर्स, ठीक है, और एक इंपीडेंस आपको दिखेगा, ये दोनों आपस में कैसे, पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करंट सोर्स एंड एन इंपीडेंस इन पैरेलल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर जो आपको छठा पूछा गया है, ये NPCIL में पूछा गया है, UPPCL JEE 2018 में आया हुआ है, BSNL JEE 2016 में आया हुआ है, BSNL 2016 में ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो SSB JEE होता है उसमें आया है 2014 में, SSC JEE 2013 में आया है, RSEB JEE 2011 में आया है। तो वेरियस एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द सर्किट शोन हियर फाइंड द करंट I यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, यहां पर एक सर्किट बना दिया गया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक सर्किट बनाया हुआ है, आपके स्क्रीन पर सर्किट जो है दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, ये 1 ओम है, यहां पर करंट जो है I फ्लो कर रहा है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 18 वोल्ट है और ये 3 एम्पियर है। तो बोल रहा है फॉर द सर्किट शोन हियर फाइंड द करंट I यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, ये वाला I हमको बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1.5 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1.75, ऑप्शन सी है 2.25 एंड ऑप्शन डी है 1.25। देखिए, पहली बात तो आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हैं, MCQ, जरूरी नहीं कि आप थेवेनिन से बना के आंसर निकालिएगा तभी सही होगा। ठीक है, हम आपको थेवेनिन के बना के बता देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि थेवेनिन से बनाइएगा तभी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं, दूसरे थ्योरम से भी आ जाएगा। थेवेनिन से बनाइएगा तो देखिए थोड़ा आसानी क्या हो जाएगा, पहला बात तो इसमें हमको पूछा है करंट I का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो थेवेनिन्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये लेंदी हो जाएगा, थेवेनिन्स बनाने जाएंगे तो ये लेंदी हो जाएगा, या हमको इसको हटाएंगे यहां से,
ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, आरटीएच निकालेंगे, फिर वीटीएच निकालेंगे, तब ये आई का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर हम थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जिसमें कि आरटीएच होगा, वीटीएच होगा, यहाँ एक लोड रेसिस्टेंस आरएल का वैल्यू 1 ओम दे रखा है, तब जाकर हम यहाँ से आई एल इज इक्वल टू वीटीएच डिवाइड बाई आरटीएच प्लस आरएल करके निकालेंगे। एक तो ये फंडा हो गया, लेन दिए भैया, वो थेवेनिन से बोला है, आपको चेक थोड़ी करना आ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल से क्यों ना इसको बहुत आसानी से बनने वाला है। यहां से करंट आई मान लिया जाए जो गुजर रहा है, ठीक है, अरे भैया आई मान लो ना, ठीक है, एक करंट आई जो है वो जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए, ठीक है। अब जो है एक तो फंडा क्या है कि आप ये बाहर बाहर वाले में चल जाओ, ठीक है, ये बाहर बाहर वाले में जा सकते हो, ठीक है, एक फंडा ये है। और नहीं तो आप में से कुछ लोगों को अगर होगा कि थेवेनिन से बनाना है, तो एक काम कर सकते हो कि थेवेनिन से बनाने के लिए इसको यहां से हटा दो और इसको यहां से शॉर्ट कर दो, चलो ठीक है। नहीं तो बहुतों को लगेगा कि विकास सर जो है थेवेनिन से दिया नहीं बना रहे, हम बता देते हैं, ठीक है। थेवेनिन से बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, आरटीएच तो हट जाएगा भैया, इसको कर दोगे शॉर्ट और ये लोड यहां से हटा देते हैं और यहां से हम लोग ऐसे करके आरटीएच देखेंगे, कितना आरटीएच दिखेगा, तो ये दोनों सीरीज में दिखेगा और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल दिखेगा, तो सीरीज में हो जाएगा 6 6 12 और 12 गुने 4 बटा 12 जोड़ 4, तो 12 चौका 48 बटा 16, यही ना हुआ, 16 17 48, ये 3 ओम हो गया, ठीक है। हाँ 3 ओम आ गया आरटीएच। वीटीएच निकालना होगा तो यहां लगाएंगे हम लोग ऐसा और यहां वापस से 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा दो, यही है वीटीएच लगाने के लिए। और यहां पर क्या है हमारा लोड रेसिस्टेंस, यहां पर यह है कितना 18 वोल्ट है, यहां पर अपने को वीटीएच चाहिए, सिंपल सा चीज है। तो भैया यहाँ वीटीएच वही होगा जो यहाँ होगा, सिंपल कहानी है। तो यहाँ से एक आई करंट निकाल लो और ऐसे करके दौड़ा लो, तो देखो जब ये करंट आई यहाँ से आएगा और यहाँ से 3 एम्पियर, तो यहाँ टोटल करंट कितना जाएगा, आई प्लस 3 जाएगा, सिंपल कहानी है। तो इसमें जब करंट एंटर करेगा तो प्लस, छोड़ेगा तो माइनस, इसमें करंट एंटर करेगा तो प्लस, छोड़ेगा तो माइनस, इसमें करंट एंटर करेगा तो प्लस, छोड़ेगा तो माइनस। इस वाले लूप में आप केवीएल लिख दो, सिंपल सा कहानी, पहले लिख लो आराम से। तो ये हो जाएगा 6i और यहां कितना हो जाएगा i प्लस 3, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, इंटू 6 और यहां हो जाएगा i प्लस 3 इंटू 4 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर देख लो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6i और ये 6 और 4 10 और ये i प्लस 3, ये माइनस 18 हो जाएगा प्लस 18, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10i प्लस 30, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 16i और ये हो जाएगा माइनस 12, इधर घटाएंगे तो i इज इक्वल टू माइनस 12 बटा 16, ठीक है। 4 चौके 16, 4 3 12, माइनस 3/4, इतना एम्पियर का करंट आई आया। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो आई प्लस 3 इतना ही ना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अंदर, वही तो वीटीएच होगा क्योंकि इसके पैरेलल यही है वीटीएच। तो वीटीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, वीटीएच इज इक्वल टू, आपको बताए थे कि जब हम निकालते हैं उस टाइम में अगर करंट नेगेटिव आ रहा है तो कंसिडर नहीं करते हैं, सिंपल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू ये वाला 4 कैंसल, 3 वोल्ट हो जाएगा वीटीएच। अब आपको आईएल का वैल्यू निकालना है, तो आईएल का वैल्यू कितना होता है, वीटीएच डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरएल। तो वीटीएच का वैल्यू कितना आया है 3 और आरटीएच का वैल्यू आप कितना निकाल के रखे हो 3 ओम, और आपको यहां पर कितना ओम का रेसिस्टेंस जो है लोड में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1 ओम, तो ये हो जाएगा 1 ओम दैट इज 3/4, ये हो गया आईएल। और आपसे क्या पूछा है, हाँ आईएल इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। वीटीएच हो गया, वीटीएच हम लोग को कितना आया है, वीटीएच हम लोग का 3/4 किए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो 3 वोल्ट आ गया, ठीक है।
अब ये तो आ गया आपका 3 वोल्ट इधर, ठीक है, ये तो कहानी ठीक है, 3 वोल्ट इधर आ गया, तो कहाँ गलती हो गया जी, ये हो गया 3 वोल्ट VTH, और RTH का वैल्यू हम लोग कितना निकाल रखे हैं, 3 ओम, 16 32 48 48 3, और ये कितना ओम दे रखा है, इतना, तो IL का वैल्यू आ गया हम लोगों का 3/4, ठीक है। ये तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर द सर्किट शोन हियर हमको निकालना है I, हमको I फाइंड आउट करना है, ये वाला I फाइंड आउट करना है, तो हम यहां सही लिखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 6I, ये हो गया I+3, ये हो गया I+3 इंटू 4, ये ठीक है, -18, इधर भी सही है, यहां से कर देंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा 16 हो गया, ये उधर चला जाएगा तो -12, ये भी ठीक है, I का वैल्यू -3/4 आ गया, ठीक है। ओहो, इसमें I करंट थोड़ी फ्लो कर रहा है, I इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप कितना फ्लो, I+3 ना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले टोटल करंट निकालेंगे, वो कितना हो रहा है, I+3 हो रहा है ना जी, तो यहां पर तो हो जाएगा ये वाला करंट I का वैल्यू कितना आया, -3/4 प्लस ये वाला करंट +3 है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक, और इनटू करेंगे, पहले ये वाला I निकाल लो ताकि हमको प्लस माइनस का झंझट से हट जाए। I+3 हो रहा है ना 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस I कैसे हो रहा है, देखो I इधर से आया, 3 इधर से आया, तो ये I+3 ऐसे ना फ्लो कर रहा है, तो इसमें हो रहा है I+3 मतलब I का वैल्यू -3/4 + 3, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 में से -3 जाएगा, 9/4 आएगा, ठीक है, ये I का वैल्यू आया, ठीक है, 9/4 मेरा I का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलो अब I का वैल्यू आ रहा है, तो इसमें तुम निकालेंगे अब क्या हम लोग, हाँ V निकालेंगे, V = I × R, ठीक है, I का वैल्यू हो गया -3/4, ठीक है, और प्लस है ये वाला 3, तो 9/4 हो गया I का वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मेरा VTH कितना आ गया, तो VTH आ जाएगा अब मेरा, यहां पर ड्रॉप कितना आएगा, तो 4 हो गया रेसिस्टेंस, करंट हो गया 9/4, कैंसल आउट 9 हो गया VTH, तो VTH का वैल्यू यहाँ 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 9/4, तो ये हो जाएगा 2.25, 2.25 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख लो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो ये करंट यहां से I निकाले थे हम लोग, I निकाले थे, तो यहां तक तो I ठीक था, इधर से 3 भी तो आ रहा, तो इधर हो रहा है I+3, ठीक है। तो जब हम लोग VTH निकालने गए तो इसको ओपन रखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं, तो ये वाला करंट I+3 इधर घूमेगा ना, तो ये हम लोग सिर्फ I लिए थे, वही मिस्टेक था, I+3 आ रहा है ना, तो हम लोग का I का वैल्यू जो आया -3/4, तो इसमें टोटल करंट कितना हो रहा है, -3/4 + 3, इसको सॉल्व किए तो आया 9/4, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 9/4, अब 9/4 करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 9/4 × 4, तो कितना आ गया, 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट इस ब्रांच के क्रॉस आया, तो जब 9 वोल्ट इस ब्रांच के क्रॉस आया तो यही वाला इसके पैरेलल है, तो जब इसके पैरेलल तो VTH का वैल्यू भी कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा। अब यहाँ VTH का वैल्यू आ गया 9 वोल्ट, तो यहाँ फॉर्मूला में हम लोग रख दिए VTH, भैया इसको हटाकर अगर हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जब इस सर्किट को हटाकर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो तुमको ऐसा ही ना सर्किट दिखेगा, ये हो गया VTH, ये हो गया RTH, और ये हो गया RL का वैल्यू 1 ओम दे रखा है, इसी में तुमसे करंट का वैल्यू पूछा है, RTH तुम 3 निकाले हुए हो, ठीक है, और VTH तुम 9 निकाले हुए हो, तो यहां पर लोड के क्रॉस जो करंट होगा वो VTH का डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL होता है, तो VTH का वैल्यू तुम 9 रखे हो, RTH का वैल्यू 3 आया है, ठीक है, और ये वाला 1, इसको सॉल्व करोगे तो 9/4 सॉल्व करोगे तो 2.25 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, कई बार देखो कभी कभी कैलकुलेशन का इधर उधर मिस्टेक होता है, तो ठंडे दिमाग से बनाया जाता है, समझे, माइनर से एक गलती होगा एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, माइनर से भी गलत मिस्टेक इस तरह कैलकुलेशन में तुमको महंगा पड़ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया जाता है। हम लोग तो पढ़ाते हैं, कई बार थोड़ा सा फास्ट रहते हैं तो चीजें इधर उधर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अ टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टिव लोड whose resistance is equal to the Norton resistance of the network. What will be the load current if Norton current is IN? ठीक है, ये सवाल भी है क्वेश्चन नंबर जो 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत सारे एग्जाम में ये भी आ चुका है। ठीक है, ये आपको DSSB जेई 2019 में ये सवाल पूछा है। DSSB जेई 2019 में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, 5/11/2019 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो जेई का ही सारा सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे लेवल का क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा उसको निकालने से पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टिव लोड हुज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द नॉर्टन। देखो, सबसे पहले तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होगा, ये होगा IN और ये हो गया RN और यहां कहीं पर होगा RL। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग देखे हुए हैं। तो बोल रहा है टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टिव लोड हुज रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द नॉर्टन रेसिस्टेंस। बोल रहा है RL जो है ये वाला इस नॉर्टन रेसिस्टेंस के बराबर है। पहला चीज तो यहां समझ लीजिए, ये बोल दिया बराबर है। एंड व्हाट विल बी द लोड करंट इफ नॉर्टन करंट इज IN। लोड करंट पूछ रहा है, IL का वैल्यू क्या होगा अगर नॉर्टन करंट कितना है, IN है। भैया सिंपल, ये दोनों बराबर अगर हो गया, ये दोनों बराबर हो तो करंट आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो IL का वैल्यू IN/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का रेसिस्टेंस, करंट आधा इसमें बढ़ गया, तो इसमें करंट पूछा था तो IN/2 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ PM इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, द ट्रांसफर्ड पावर इन द सिस्टम इज। देखिए बुझबानी बन जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको जो पूछा है FCI जेई 2015 में आया हुआ है। FCI जेई, हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है उसका जेई 2015 में ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है PM इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड। बोल रहा है कि PM जो है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भैया। ट्रांसफर्ड देख लेना, स्पेलिंग उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर्ड कॉमा द ट्रांसफर्ड पावर इन द सिस्टम इज, द ट्रांसफर्ड पावर इन द सिस्टम इज। देख लो, सबसे पहले चीज तो कोई भी नेटवर्क होगा XYZ, हमको नहीं मालूम वो नेटवर्क कैसा है, लेकिन इतना मालूम है कि अगर वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है तो उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा, जरूर होगा ऐसा। ठीक है, और यहां पर वो लोड लगा रखे होंगे। ठीक है, तो हम अभी बताए इसको जो पावर मिल रहा है, इस लोड को जो मैक्सिमम पावर मिल रहा है वो PM है। अब मैक्सिमम पावर अब तुमसे पूछा है द ट्रांसफर्ड पावर इन द सिस्टम इज। ठीक है, सिस्टम में कितना पावर, यानी ये इनपुट पावर तुमसे पूछा है, ये इनपुट पावर कितना दे रहा है। तो अभी हम लोग एफिशिएंसी एक क्वेश्चन में निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग एफिशिएंसी निकाले तो 50% होता है। तो भैया सिस्टम जो है इनपुट पावर कितना देगा उस टाइम में, मतलब इनपुट पावर ये जो देगा ये कितना देगा। ट्रांसफर्ड पावर इन द सिस्टम इज टोटल पावर, ये सोर्स दिया इसको मैक्सिमम पावर, वो ठीक है, बट सिस्टम में कितना पावर ट्रांसफर हुआ, तो एफिशिएंसी 50% होता है, तो उतना ही ना पावर ट्रांसफर, दैट इज मैक्सिमम पावर का बटा 2। भैया इतने ना पावर सिस्टम में गया, टोटल पावर सिस्टम में नहीं गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड है PM, तो ट्रांसफर्ड पावर इन द सिस्टम इज PM/2, 50% एफिशिएंसी है टोटल। तो सोर्स जो है मैक्सिमम पावर कितना दे पाया, PM, लेकिन मैक्सिमम पावर PM दिया, लेकिन सिस्टम में जो टोटल पावर गया, एफिशिएंसी सिस्टम का कितना हो गया 50%, तो ट्रांसफर कितना किया, वो टोटल एफिशिएंसी का सिर्फ आधा किया, मतलब PM/2 किया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोल रहा है द थेवेनिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, द थेवेनिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू
किस पर एप्लीकेबल है? ऑप्शन ए इज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, नहीं किसी भी तरह के नेटवर्क एलिमेंट पर हम थेवेनिन्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज ओनली नॉन लीनियर नेटवर्क एलिमेंट, नहीं होगा, नॉन लीनियर में तो होगा ही नहीं थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। ऑप्शन सी इज ओनली लीनियर नेटवर्क एलिमेंट एंड ऑप्शन डी इज ओनली टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क एलिमेंट। टाइम इनवेरिएंट जो होता है वो नॉन लीनियर ही हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन सी सही है, ओनली लीनियर नेटवर्क एलिमेंट, ठीक है। तो थेवेनिन्स थ्योरम आप किस पे लगाते हो? ओनली लीनियर नेटवर्क एलिमेंट। इसके साथ बाइलेटरल रहता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपको एनपीसीआईएल 2019 में पूछा है, ठीक है। एनपीसीआईएल में 2019 में ये सवाल आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द सोर्स इंपीडेंस इज कैपेसिटिव, comma, for the maximum transfer of power from the source to the load, comma, the load should be। देखिए ये जो टॉपिक, जिस टॉपिक से पूछा है, ये टॉपिक हम लोग डीसी के लिए पढ़े हैं, ठीक है। ये बोल रहा है मैक्सिमम पावर। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड हो, अगर डीसी सर्किट है तब तो ठीक है, आरएल जो होगा किसके बराबर हो जाना चाहिए? इंटरनल रेसिस्टेंस आरटीएच के बराबर हो जाना चाहिए, सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर एसी सर्किट है, उस टाइम में जो लोड इंपीडेंस होता है, यहां पर बोला है ना, इफ द सोर्स इंपीडेंस इज कैपेसिटिव, अगर सोर्स का इंपीडेंस कैपेसिटिव है, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ द पावर द सोर्स टू द लोड, ठीक है। तो मतलब यहां कोई एसी सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका इंपीडेंस जो है वो कैपेसिटिव दे रखा है, मतलब माइनस ऑफ जे एक्सी इसका सोर्स का इंपीडेंस दे रखा है। तब उस टाइम में क्या होता है, अगर ऐसा है एसी वाला टर्म, तब उस टाइम में जो होता है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोर्स इंपीडेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द, तब उस टाइम में क्या होगा, जो आपका ये जेडएल होगा, ये क्या होगा, जो भी आपका सोर्स रहेगा, ठीक है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब जो भी सोर्स है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर जब ये होगा, तब जाकर पावर मैक्सिमम होगा। सिंपल सी कहानी है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोर्स इंपीडेंस, ठीक है। तो ये हम आपको एसी वाला नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल, जो प्योर इलेक्ट्रिकल का बच्चा होता है उसमें एसी वाला पढ़ता है। अगर यहाँ पर सिविल मैकेनिकल के बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आने का चांसेस इस टाइप से भी थोड़ा कम रहेगा, सिविल और मैकेनिकल का थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कम रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द कांस्टेंट करंट जनरेटर ऑफ 5 एम्पियर shunted by its own resistance of 1 ohm delivers maximum power P in watts to its load of RL 1 ohm, then the voltage across the current generator and PR, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें बोल रहा है, इफ द कांस्टेंट करंट जनरेटर ऑफ 5 एम्पियर, एक कोई कांस्टेंट करंट जनरेटर है, हमको नहीं मालूम बाकी का नेटवर्क कैसा है, लेकिन ये 5 एम्पियर का एक कांस्टेंट करंट जनरेटर है, शंटेड बाय इट्स ओन रेसिस्टेंस, इसका एक ओन रेसिस्टेंस है, मान के चलिए 1 ओम का है, डिलीवर्स मैक्सिमम पावर P इन वाट्स, ऐसी सिचुएशन में कितना पावर डिलीवर कर रहा है, मैक्सिमम पावर, ये जो मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है P वाट्स टू इट्स लोड ऑफ RL ओम, किसको कर रहा है, तो यहां एक लोड लगा रखे हैं RL ओम का, इसको कर रहा है, ठीक है। देन द वोल्टेज अक्रॉस द करंट जनरेटर, इसके अक्रॉस पूछ रहा है, करंट जनरेटर के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, ये तो 5 एम्पियर का दे रखा है, यहां वोल्टेज का वैल्यू तुमसे पूछा है, ये कितना होगा, और क्या बोल रहा है, एंड PR द, ये जो पावर है ये का, इसका वैल्यू कितना है। देखो ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, जो वोल्टेज यहां होगा या जो वोल्टेज यहां होगा वही करंट सोर्स के क्रॉस भी वोल्टेज होगा, सिंपल सी कहानी है। पहला चीज, अगर किसी तरह से हम लोग इनमें इसमें चाहे इसमें करंट निकाल लिए तो अपना काम बन जाएगा, पहला चीज, ठीक है। चलो अब ये जो बोल रहा है, अगर ये
मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, ये जो करंट सोर्स है ये मैक्सिमम पावर इसको डिलीवर कर रहा है, तो उस टाइम में ये वाला RL जो होगा इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब एक बात तो तय है कि RL का वैल्यू 1 ओम होना चाहिए इस कंडीशन में। तो अगर ये 1 ओम है, अगर ये 1 ओम है तो यहां करंट कितना आ गया बता सकते हैं आराम से? 5 एम्पियर का करंट है, ये भी 1 ओम ये भी 1 ओम, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। पहले तो करंट निकाल लिए हम लोग, ठीक है, 2.5 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें 2.5 एम्पियर करंट जा रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यहां पर जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां, तो वोल्टेज ड्रॉप यहां कितना होगा? वोल्टेज इक्वल टू करंट 2.5 मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया 2.5 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज का वैल्यू निकला ये तो 2.5 वोल्ट निकल गया, तो 2.5 वोल्ट निकला, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक होगा, ये तो कंफर्म है। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब हमको बस ये पावर निकाल देना है, मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है, तो यह पावर जो होगा वो I² R के बराबर होगा, यही ना पावर यहां पर होगा। तो I की वैल्यू कितनी है? 2.5 का स्क्वायर और R का वैल्यू 1 है, 2.5 करेंगे तो 6.25 इंटू 1 करेंगे 6.25 वाट, इतना ही पावर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो इतना हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, ये सभी किसी न किसी एग्जाम से हम पिक किए थे। कोशिश किए कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो लेक्चर में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।